नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के अंदर हम इतिहास का आखिरी भाग कर रहे हैं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको जो तीसरा भाग था उसमें मैंने यूरोप यानी भारत और यूरोप यानी पूरे राष्ट्र के अंदर जो एक साथ दूसरे देश के साथ हमारे संबंध स्थापित हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ रहा है, उसमें हमने खान पान की जैसी बात कर ली थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे 2.5 यानी भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिकों को क्या होता है कि कुछ समय के लिए कुछ मजदूरों को अपने अधीन कर लिया जाता है। कहते हैं 19वीं शताब्दी की एक अन्य प्रमुख बात भारत में अनुबंधित श्रमिकों को यूरोपीय शक्ति द्वारा अपने उपनिवेश में काम करने हेतु ले जाना भी था। इन अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बच्चों, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए अनुबंधित किया जाता है, कुछ उन्हें मजदूरी के साथ। अब उसके पूरा विस्तार से देखते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप कुछ यूरोपीय शक्तियों की आय भी भारी वृद्धि और उनकी तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि हुई। दूसरी ओर उपनिवेश के लिए यूरोपीय शक्तियों के अधीन दूसरे देशों में जाकर काम करने के लिए विवश होने के कारण उनके कष्टों में वृद्धि हुई। वे अधिक निर्धन हो गए तथा उनका बहुत अधिक उत्पीड़न भी किया गया। ठीक है बच्चों, गिरमिटिया मजदूर कौन है? जिन्हें कुछ समय के लिए अनुबंधित कर लिया जाता है, जिन्हें अपने अधीन कर लिया जाता है, थोड़ी मजदूरी पे काम कराया जाता है। ठीक है, या कुछ समय यहाँ रहते हैं, कुछ समय वहाँ रहते हैं, इस तरीके के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में भी देखा जाता है। भारत के लाखों मजदूरों का एक अनुबंधन के तहत अपने देश छोड़ने के लिए विवश होना। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं 19वीं शताब्दी में चीन और भारत के लाखों मजदूरों को उपनिवेशिक शक्तियों के लोगों के द्वारा दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। वहाँ उन्होंने बागवानों यानी बागों के अंदर, खानों के अंदर, सड़कों के निर्माण में, रेलवे परियोजनाओं पर काम कराया जाता था। इस तरीके से उन मजदूरों से काम कराया जाता था। भारतीय श्रमिक वहाँ एक अनुबंधन या एग्रीमेंट के तहत ही ले जाया जाता था। कुछ समय के लिए एग्रीमेंट होता था या अनुबंधित उन्हें किया जाता था। इन अनुबंधों की शर्तें रखी जाती थी कि यदि ये श्रमिक अपने मालिकों के बागों में 5 वर्ष तक काम कर लेंगे तो उन्हें अपने देश वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरीके की उन्हें शर्तें रखी जाती थी। भारत से जाने वाले अधिकांश अनुबंधित श्रमिक वर्तमान में पूर्वोत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्र से जाते थे। ये वो क्षेत्र होते थे बच्चों जहाँ पर लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाती थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र में भारी परिवर्तन आने लगे। इन भारतीय प्रांतों में कुटीर उद्योग समाप्त होते जा रहे थे। जमीनों के किराए में वृद्धि हो रही थी। लाखों खानों में बागवानों के लिए वहां की जमीनों को साफ कराया जा रहा था। इन सभी परिवर्तनों से निर्धन लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये जब सारे काम हो रहे थे तो वहाँ के जो मजदूर थे उन पे बेचारों पे, गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। परिणाम स्वरूप उन पर किराया भाड़ा चढ़ने लगा। काम की खोज में वो अपने घर को छोड़कर बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ा। इस तरीके से उन पे अपने काम करने के लिए वो बाहर जाना पड़ा। कहते हैं अनुबंधित श्रमिकों को बाहर देश में जाना और उनकी भर्ती कराने वाले एजेंट। कहते हैं बच्चों, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को श्रम कराने के लिए जिन स्थानों पर ले जाया जाता था उन्हें कैरिबियन द्वीप समूह, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम आदि, मॉरिशस, फिजी आदि स्थान मुख्य थे। तमिल के अप्रवासियों को सिलोन और मालाया ले जाकर काम कराया जाता था। इसके साथ अनेक अनुबंधित श्रमिकों को असम की चाय बागवानों में भी काम कराने के लिए भी ले जाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से ये मजदूर वहाँ पे काम करने जाते थे। उपनिवेशों में काम करने वालों के लिए मजदूरों की भर्ती हेतु कमीशन पर एजेंट रखे जाते थे। बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो लोगों को भर्ती कराते हैं, जिसे हम ठेकेदार भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, अपने गांव में होने वाले उत्पीड़नों गरीबी से बचने के लिए एजेंटों द्वारा रखे गए अनुबंधों को स्वीकार कर लेते थे। ये एजेंट अप्रवासियों को बहकाने के लिए अनेक प्रकार की झूठी जानकारी भी देते थे।
इस तरीके के जो ठेकेदार होते थे वो अनेक झूठी जानकारियां भी देते थे। अनुबंधन व्यवस्था, नई दास प्रथा, इसके फलस्वरूप नई संस्कृति का जन्म। देखिए, इसे नई दास प्रथा भी कह सकते हैं अनुबंधन व्यवस्था को। मजदूरों को अनुबंधन या एग्रीमेंट के तहत बाहर ले जाने की इस व्यवस्था के अनेक लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। जब मजदूर बाहर के स्थानों पर बागों में या बागवानों में अपने कार्य करने के स्थान पर पहुंचते थे तो उन्हें यह पता चलता था कि जैसी आशा वे कर रहे थे वहां उसके सब कुछ विपरीत, पूर्णतः विपरीत यानी उल्टा मिला। ठीक है बच्चों, नए स्थान की कार्य दशा बहुत कठोर थी और मजदूरों को इस संबंध में शिकायत करना या कुछ भी कहने के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। वो अपनी बात भी नहीं कह सकते थे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में मजदूरों ने भी अपने जीवन यापन के लिए अपने कुछ तरीके निकाल लिए थे। उनमें अनेक तो भागकर जंगल में चले गए, इनमें से कुछ पहाड़ों पर पकड़े जाते थे तो उन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। अगर भागने का प्रयास भी करते थे तो वो पकड़े जाते थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ उन्होंने अपनी पुरानी और नवीन संस्कृति को भी समृद्ध करते हुए अपने व्यक्तिगत सामूहिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित नए रूप खोज लिए थे। त्रिनेंद्रनाथ में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस में एक विशाल उत्सव मेला के रूप में दिया गया। इसी उत्सव मेला में इमाम हुसैन के नाम से होसे नाम दिया गया। इस मेले के सभी धर्मों के नस्लों के मजदूर भाग लेते थे। भारतीय प्रवासी कैरिबियन द्वीप समूह के लोगों मिलकर एक नया धर्म रास्ताफारियानाद को जन्म दिया। इसके बाद जमैका के रेंगे गायक बॉब मोले ने इस विश्वविख्यात दिलाई। इसी प्रकार विद्रोही धर्म के आधार पर भी भारतीय अप्रवासी कैरिबियन द्वीप समूह के साथ संस्कृति के संबंध झलक दिखाई देती थी। यानी इस प्रकार से सभी प्रकार के लोग आपस में मिलजुल कर अपने काम को क्रिया करते थे। त्रिनिदाद गुयाना में प्रसिद्ध चटनी म्यूजिक भी विदेश जाकर भी बसे भारतीय प्रवासी की ही देन थी, जो उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप एक प्रतीक है। ठीक है, तो इन्हें भारतीय संस्कृति भी देखने को मिलती है बाहर। ठीक है बच्चों, सांस्कृतिक समन्वय के ये सभी स्वरूप एक नई दुनिया के उदय की प्रक्रिया ही के अंग थे। ठीक है, इसकी बदलती दुनिया के परिणाम स्वरूप ही, ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया में समन्वित सांस्कृतिक क्रियाकलापों का उदय भी हुआ। इस प्रकार नई दास प्रथा के कारण नई प्रकार की संस्कृति वातावरण का उदय भी हुआ, जो अनुबंधित श्रमिकों को नए स्थान पर एक नई पहचान के रूप में सामने आई। अनुबंधित समाप्त हो जाने के उपरांत भी श्रमिकों को उनके देश में बसना। जब श्रमिकों का काम करने का अनुबंधन समाप्त हो जाता था तो इसके उपरांत में अधिकांश श्रमिक अपने देश वापस नहीं लौटते थे। ठीक है बच्चों, क्या होता था, जो श्रमिक वापस अपने घर आ जाते थे, आते भी थे, उनमें से अधिकांश अपने घरों या अपने देश में कुछ समय व्यतीत करने का पुनः इन्हीं उपनिवेशिक स्थानों पर वापस आ जाते थे। यही कारण है कि इन देशों के भारतीय मूल लोग आज भी काफी संख्या में निवास करते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है बच्चों, अपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार B.S. नयपाल का नाम सुना होगा। इसी प्रकार वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शिव नरेन चंद्र पॉल, राम नरेश सरवन के नाम भी आपने सुने होंगे। यदि हम देखें तो ज्ञात होता है कि भारतीय जैसे ही हैं। इसी कारण यही है कि ये भारत में काम पर गए थे अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं। ये लोग क्या है, आपने इन खिलाड़ियों के नाम सुनोगे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिसमें शिव नरेन चंद्र पॉल और राम नरेश सरवन, ये ऐसे वो खिलाड़ी हैं जो भारत के ही रहने वाले थे, पर ये काम काज के लिए वहाँ अनुबंधित मजदूरों के वंशज के रूप में देखने को मिलते हैं। भारत में नई दास प्रथा विरोधी और उसके समाप्ति। 20वीं शताब्दी के शुरू में ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसी अमानवीय दास प्रथा का अपना विरोध प्रकट करना आरंभ कर दिया। इसके अनुसार बहुत क्रूर और अपमानजनक व्यवस्था थी। उसके विरोध में दबाव के कारण इस प्रथा में 1921 समाप्त कर दिया गया। इसके उपरांत भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूर वंशज कैरिबियन द्वीप समूह में अल्पसंख्यकों के रूप में बड़ी चुनौती के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैरिबियन समूह है यानी वेस्ट इंडीज वाले लोग। इसी द्वीप समूह के लोग कुलीन मानते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं गरीब मानते थे। उनके साथ कुलीनियों जैसे ही व्यवहार करता था, यानी गरीबों के जैसा व्यवहार किया जाता था। साहित्यकार नयपाल ने भी जो उपन्यास लिखे हैं उनमें उन्होंने प्रारंभिक उपन्यासों को पढ़कर अनुबंधित मजदूरों को बिछोर, परायपन और व्यवहार आदि की सरलता से अनुभूति की जा सकती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पूरे इस भाग में जो अनुबंधित व्यवस्था थी, जो मजदूरों को अनुबंधित यानी कुछ समय के लिए
दास प्रथा के रूप में देखा जाता था या उन्हें एग्रीमेंट के रूप में रखा जाता था, वो धीरे धीरे वो नई प्रथा भी समाप्त हो गई। और जब नई 19वीं शताब्दी के बाद इस तरीके की प्रथाएं जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ठीक है बच्चों, इसका जो आगे का भाग है विदेश में भारतीयों के उद्यमी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।